17वीं शताब्दी में बुकेनियर कैरिबियाई द्वीप हिस्पानियोला और उसके छोटे कछुए के आकार के पड़ोसी टोर्टुगा में रहते थे। पहले वे शिकारी के रूप में रहते थे और अपनी लंबी बैरल वाली बंदूकों से जंगली सुअरों को मारते थे। उनका नाम लकड़ी की विशेष झोपड़ियों से पड़ा, जिन्हें बॉकिन्स कहा जाता था, जहां वे अपना मांस पकाते थे। बाद में जमैका जैसे कैरिबियाई द्वीपों के गवर्नर ने स्पेनिश खजाने के जहाज़ों और बंदरगाहों पर हमला करने के लिए बुकेनियर को भुगतान किया। सबसे बड़े पैमाने पर छापे वेल्श कप्तान सर हेनरी मॉर्गन, बाद में उनकी सेवाओं के लिए नाइट की उपाधि दी गई, के नेतृत्व में मारे गए। हालांकि छापे इस तरह से शुरू हुए, आधिकारिक समर्थन के साथ बुकेनियर धीरे धीरे अधिक से अधिक नियंत्रण से बाहर हो गए। अंततः किसी भी जहाज पर हमला कर दिया जिसके बारे में उन्हें लगा कि वह मूल्यवान माल ले जा रहा है, चाहे वह दुश्मन देश का हो या नहीं। बुकेनियर सच्चे समुद्री डाकू बन गए थे। जैसे जैसे स्पेनिश बसने वालों ने कैरिबियाई द्वीपों और अमेरिकी मुख्य भूमि पर नए शहर बसाए, ये भी समुद्री डाकुओं के हमले के अधीन आ गए। कैरिबियन आकर्षक व्यापार के केंद्र में रहा, क्योंकि सोने और चांदी की जगह दास व्यापार, तंबाकू, चीनी आदि ने ले ली, जिससे आकर्षक लक्ष्यों की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित हुई। 16वीं शताब्दी से बड़े स्पेनिश जहाज, जिन्हें गैलियन कहा जाता है, कीमती माल से लदे यूरोप की ओर वापस जाने लगे, जिसका विरोध करना समुद्री लुटेरों के लिए असंभव था। इतने सारे सफल समुद्री डाकू हमले किए गए कि गैलियन को सुरक्षा के लिए सशस्त्र जहाजों के साथ बेड़े में एक साथ नौकायन करने के लिए मजबूर होना पड़ा। स्पेन के यूरोपीय प्रतिद्वंद्वियों, विशेष रूप से फ्रांसीसी और ब्रिटिश, ने अगले कुछ 100 साल विभिन्न बदलते गठबंधनों में बिताए, और दोनों या तो स्पेनिश जहाजों को सीधे लूटते थे या निजी जहाजों, प्राइवेटर्स, को वारंट या लेटर ऑफ मार्क जारी करते थे, ताकि वे समुद्री लुटेरों के रूप में फांसी दिए जाने के डर के बिना ऐसा कर सकें, जब तक कि वे स्पेनिश द्वारा पकड़े न जाएं। तस्करों की तरह समुद्री लुटेरों को भी सुविधाजनक छिपने के ठिकानों की जरूरत होती है, और कैरिबियन अपने कई द्वीपों और हजारों खाड़ियों के साथ हमलावरों के लिए एकदम सही इलाका प्रदान करता है। स्थानीय आबादी को गलती से आयातित यूरोपीय बीमारियों ने बड़े पैमाने पर मार डाला था, जिनके प्रति उनमें कोई प्रतिरोध नहीं था। कैरिबियन में लगातार मलेरिया और पीले बुखार की महामारी के साथ आधिकारिक नौसेनाएं अनुभवी चालक दल के मुकाबले काफी नुकसान में थीं, जिससे नौसेना की कार्रवाई और भी मुश्किल हो गई। नासाउ जैसे संपन्न भूमि ठिकानों का अस्तित्व, जहां समुद्री डाकू अपनी गलत तरीके से अर्जित या आधिकारिक तौर पर स्वीकृत आय बेच सकते थे, समुद्री डाकू अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण था। जबकि कैरिबियन मुख्य रूप से मैड्रिड के रास्ते में स्पेनिश खजाने के लिए एक पड़ाव था। ब्रिटिश, फ्रांसीसी या डच के लिए समुद्री डकैती को हतोत्साहित करने के लिए बहुत कुछ करने के लिए बहुत कम प्रोत्साहन था। जैसे जैसे स्पेनिश शक्ति कम होती गई और ब्रिटेन और फ्रांस ने खुद को प्रमुख क्षेत्रीय शक्तियों के रूप में स्थापित किया, यह स्पष्ट हो गया कि संभावित रूप से लाभदायक उपनिवेश, जहां दास तंबाकू या चीनी उगा रहे थे, समुद्र में अनिश्चितता से खतरे में थे, और समुद्री डकैती को खत्म करने के लिए कुछ करना होगा। 1670 में रॉयल नेवी के पास कैरिबियन में सिर्फ 2 जहाज थे। 1718 तक उपस्थिति बढ़कर 124 हो गई और समुद्री डकैती अपने पूर्व स्वरूप की छाया बन गई। उसके 100 साल बाद और फ्रांसीसी ने हैती, उनका मुख्य कैरिबियन कब्जा, को एक गुलाम विद्रोह के कारण खो दिया था, और ब्रिटेन के पास वहां अपने जहाजों की संख्या दोगुनी हो गई थी। नौसेना ने समुद्री डाकुओं का बेरहमी से शिकार किया और पकड़े गए किसी भी व्यक्ति को त्वरित और संक्षिप्त न्याय दिया। यूरोपीय राज्यों के लिए निजी लोगों के रूप में समुद्री डाकुओं का उपयोग और प्रत्यक्ष समुद्री डकैती कभी-कभी भड़क जाती थी, लेकिन शायद ही कभी यह लंबे समय तक एक महत्वपूर्ण समस्या बनी रहती थी। 1856 में पेरिस की संधि पर हस्ताक्षर के बाद प्राइवेटर्स का उपयोग काफी हद तक छोड़ दिया गया था।